चलिए तो फिर एक्सरसाइज 6.5 को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन 3 के अंदर हमें करना क्या था। तो ये हमारा सवाल था, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना था, साथ ही साथ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी थी उस फंक्शन की। तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, और इसके अलावा शायद सेकंड भी हम कर चुके थे। आज हम सबसे पहले थर्ड करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इससे पहले के जो पार्ट्स हमने किए थे उनमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों टेस्ट से उसको करके दिखाया था। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम सीधे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एच डैश एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दूसरा काम होता है एच डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाएगा। साइन एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपकी मर्जी है कि आप साइन एक्स को इसके नीचे डिवाइड में लाके कॉट एक्स बना सकते हैं, या फिर उसे कॉस एक्स को साइन एक्स के नीचे ले जाकर आप टेन एक्स भी बना सकते हैं। तो कॉस एक्स साइन एक्स से नीचे चला गया, साइन अपॉन कॉस से क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा फिर 1 बचेगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो 1 होती है tan π/4 की, यानी कि tan 45 की। तो इससे हमें x की जो वैल्यू मिली है वो मिली है π/4। अब हमें देखना पड़ेगा कि x की ये जो वैल्यू मिली है ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर लोकल मिनिमा का पॉइंट है। उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा h डबल डैश x, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास h डैश एक्स ये आया था। अगर h डबल डैश एक्स निकालते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। इसके बाद हम यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे h डबल डैश π/4। तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो इन दोनों x की जगह भी ये पॉइंट आ जाएगा, माइनस का साइन π/4 और माइनस का कॉस π/4। वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी सेम होती है। एलसीएम लेंगे √2 आ जाएगा, और ऊपर -1 यानी कि माइनस का 2/√2। अब √2 से 2 को कैंसिल करोगे ना तो माइनस का √2 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते कि √2 से 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो √2 कैसे आ जाता है। तो वो लोग ज़रा साइड में देखिएगा। तो देखिए, हमें ये समझना है कि 2 को √2 से डिवाइड करके √2 आखिर कैसे आ गए। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। तो 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 को √2 से डिवाइड करोगे तो √2 आएगा। तुम इसे ऐसे समझ लो कि a को √a से डिवाइड करोगे तो √a आएगा, बस। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 2 को √2 से डिवाइड करने के बाद √2 आएगा। अब ये देखिए कि ये माइनस आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। तो इसके नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो x इजिकल टू π/4 को जब हमने h डबल डैश एक्स के अंदर पुट किया तो वैल्यू नेगेटिव आई। तो h डबल डैश एक्स की नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि x इजिकल टू π/4 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो x की जो वैल्यू निकली है ना π/4, इसको हम अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने अपना फंक्शन लिख दिया है। अब इसके अंदर उस पॉइंट को पुट कर दिया जाएगा π/4। तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। तो ये एलसीएम लेने के बाद ना 2/√2 आ जाएगा, फाइनली ये √2 आ जाएगा। तो ये आ गई है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने एक बार फिर से समझ लिया है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है। जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे
0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये निकली x की वैल्यू नीचे जाकर। अब x की उस वैल्यू को इसका जो h डबल डैश x होगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव होगा, उसके अंदर पुट कर दिया जाएगा। अगर आपका नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और अगर पॉजिटिव आया तो ये पॉइंट होता है लोकल मिनिमा का पॉइंट। जब ये डिसाइड हो जाता है कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, इस पॉइंट को फिर फंक्शन के अंदर पुट कर दिया जाता है, और पुट करते ही लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट के बाद ये जो आप देख रहे हैं फोर्थ पार्ट, देखिए इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तो साइन का डिफरेंस है और दूसरा इंटरवल का डिफरेंस है। वहाँ पे जो इंटरवल है वो 0 से π/2 तक का छोटा इंटरवल है, लेकिन ये एक बड़ा इंटरवल है। तो थोड़ा सा बदलाव इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। ध्यान से देखिएगा क्या क्या चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर देते हैं f डैश x। तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, उसकी वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। हर बार की तरह से f डैश x को किसके इक्वल रखना पड़ेगा 0 के। तो cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। साइन x या cos x किसी एक को वहाँ पे ले जाओ तो उधर जाके वो हो जाएगा माइनस। साइन x इज इक्वल टू माइनस का cos x। इसके बाद cos x को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan x, और वहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस का 1। इसके बाद tan x इज इक्वल टू माइनस 1 tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है 45 की। अब यहाँ पे ना इस इंटरवल का रोल आ जाता है। ये जो इंटरवल हमें दे रखा, ये एक काफ़ी बड़ा इंटरवल है। तो ये इंटरवल 0 से लेकर 2π तक का है, यानी कि पूरा एक रिवॉल्यूशन हमें घूमना पड़ेगा 0 से लेकर 2π तक। अब इस पूरे इंटरवल के अंदर tan थीटा जो है ना, देखिए नेगेटिव आ रहा है ना, तो इस पूरे के अंदर tan थीटा 2 बार नेगेटिव आएगा। एक बार जब यहाँ पर होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इस जगह पर नेगेटिव होगा tan थीटा, और एक यहाँ पर नेगेटिव होगा यानी कि फोर्थ वाले में। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाले में, इसलिए यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता। ये tan थीटा का अपना क्वाड्रेंट है, इसमें भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो tan थीटा सिर्फ 2 ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है, सेकंड में और किसमें फोर्थ में। तो हमने उन क्वाड्रेंट को इसलिए देखा है जिनके अंदर tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू है वो कैसी है नेगेटिव है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो नेगेटिव साइन है इसको कैसे हटाया जाएगा। tan, हमें ये पता है कि tan थीटा इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आता है तो उसको क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे tan पाई माइनस थीटा। माइनस tan थीटा को हमने लिख दिया tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि वो नेगेटिव है इसीलिए हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, तो फोर्थ के लिए देखिए क्या लिखा जाएगा। तो जिस तरह से हम सेकंड के लिए लिखते हैं पाई माइनस थीटा, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएगा उसके लिए लिखेंगे 2π माइनस थीटा। तो tan 2π माइनस थीटा इस तरीके से लिखना होगा। तो इस चीज़ को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। tan थीटा जो था वो नेगेटिव था, तो हमने देखा कि किस किस क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव हो सकता है। एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। सेकंड के लिए लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और फोर्थ के लिए लिखते हैं 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, और थीटा हमारा क्या है π/4 है। तो उम्मीद है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होगा कि tan x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा tan, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 7π/4, क्योंकि 4 2 जा 8 और 8 में से 1 गया तो 7π/4। तो इस तरह से x की 2 वैल्यू हमें मिलेंगी, एक यहाँ से मिलेगी 3π/4 और दूसरी वहाँ से मिलेगी 7π/4। तो इस बार क्योंकि हमें 2 पॉइंट मिले हैं तो इनमें से एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का और दूसरा पॉइंट लोकल मिनिमा का हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए अगले पेज पर चलते हैं, और अभी हमने f डैश x निकाला था, अभी इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें करना पड़ेगा। तो अगले पेज पर हमने उस f डैश x को लिख दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये f(x) था और ये f डैश x था। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ताकि ये पता लग सके कि इन दोनों में से कौन सा लोकल मैक्सिमा है और कौन सा लोकल मिनिमा है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब एक एक करके उन पॉइंट्स को पुट करते हैं। सबसे पहले
ये वाला रख देते हैं 3π/4। तो f3π/4 इज इक्वल टू माइनस का साइन, x की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा 3π/4 प्लस कॉस, फिर से x आया, x की जगह पे लिख दिया जाएगा 3π/4। इसके बाद हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए ना हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3π/4 को हमने क्या लिख दिया π-π/4। इसी तरह से कॉस के साथ भी करेंगे, उसे भी क्या लिख देंगे π-π/4। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है, वैसे तो आप में से ज़्यादातर को पता होगी ये बात, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी कि ये क्वाड्रेंट है, और इसमें साइन कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखते हैं। लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस को भी यही क्वाड्रेंट मिल रहा है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए इसके आगे माइनस लगा है। वैसे ये काफ़ी डिटेल की चीज़ें हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी। तो माइनस का साइन π/4 प्लस माइनस कॉस π/4, फिर से इनकी वैल्यूज़ वही आ जाएंगी 1/√2 माइनस 1/√2, तो माइनस का 2/√2 और माइनस का √2 जो कि कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस पॉइंट को रखने से f'(x) की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। तो ये तो पता चल गया कि 3π/4 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर पुट करके लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं। तो x की जगह यहाँ पे 3π/4 रखेंगे, इन दोनों जगह पे भी वही आ जाएगा। तो हमने अपने फंक्शन के अंदर उस पॉइंट को पुट कर दिया है ताकि हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। अब इनको सॉल्व करके ना वही चीज़ आएंगी, देखो साइन 3π/4 को सॉल्व करके क्या आया था, साइन π/4, तो इसकी जगह तो ये लिख देता हूँ मैं सीधा ही, बल्कि आप वो वैल्यू भी रख सकते थे 1/√2। तो साइन 3π/4 को सॉल्व करके साइन π/4 आएगा, और cos 3π/4 इसको करके आएगा माइनस का cos π/4, तो माइनस का cos π/4। तो हमने उसकी मदद से ना डायरेक्ट इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब साइन 45 क्या होता है 1/√2, और cos 45 भी क्या होता है 1/√2। फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। देयरफॉर तो ये वैल्यू निकालते समय यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था प्लस के बजाय, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था ना वो इस तरीके से था, उसमें यहाँ पे माइनस था। तो हमने x की वैल्यू जब रखी 3π/4 वो तो रख दी, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लगा दिया, तो अब मुझे इसे माइनस बनाना पड़ेगा। अब उससे क्या होगा कि cos 3π/4 की वैल्यू जब आएगी माइनस cos π/4, ये आएगी ना माइनस cos π/4, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से ही है, और cos 3π/4 को सॉल्व करके माइनस का cos π/4 आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा, तो अब एलसीएम √2 आएगा, और ऊपर 1 + 1 2 आ जाएगा, और √2 से 2 को कैंसिल करके क्या आ जाएगा, √2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 0 के बजाय क्या आएगी, √2 आएगी निकल कर। तो एक पॉइंट को तो हमने चेक कर दिया है, इस वाले को। अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की। इस पॉइंट को भी हमें f'(x) के अंदर पुट करके चेक करना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर लोकल मिनिमा का। तो ये हमारा f'(x) है, और इसके अंदर अब हम दूसरा पॉइंट रख रहे हैं 7π/4। तो उधर भी आ जाएगा माइनस का साइन 7π/4 और प्लस कॉस 7π/4। इसके बाद इन एंगल्स को, क्योंकि बड़े एंगल हैं, इनको छोटे एंगल में कन्वर्ट करके इनकी वैल्यूज़ निकाली जाएंगी। तो माइनस का साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने सही सोचा होगा, 2π - π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 4 2 जा 8 पाई में से 1 पाई जाके क्या बचेगा, 7 पाई। इसी तरह से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2π - π/4। अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, साइन 2π - थीटा जो है वो बनेगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा,
क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा, तो जब पूरा एक राउंड ले लेते हैं तो यहाँ पे जाके 2 पाई हमें मिलता है, ये 0 होता है। तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, माइनस का साइन थीटा। इसी तरह से कॉस 2 पाई माइनस थीटा को लिखा जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस तो प्लस होता है ना, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू रख दी, कॉस पाई अपॉन 4 की वैल्यू रख दी, ये निकल कर आ गया 2/√2, जिसको हम √2 लिखेंगे और जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट को पुट करने से वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। इसका मतलब ये पॉइंट लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को भी हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है और अब हम x की जगह पे रखने जा रहे हैं 7 पाई अपॉन 4। तो हमने अपने फंक्शन में x की जगह 7 पाई अपॉन 4 सब जगह रख दिया है। अब साइन 7 पाई बाई 4 की जगह, तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी अभी, साइन 7 पाई बाई 4 को सॉल्व करते हुए क्या आया था, माइनस का साइन पाई बाई 4। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं माइनस का साइन पाई अपॉन 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 4। ठीक है, इसके बाद इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, फाइनली माइनस का 2/√2 आ गया, जिसे हम माइनस का √2 लिख देंगे, और ये हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हमने एक और सवाल कंप्लीट कर दिया। इसमें और पिछले वाले में बस इंटरवल का डिफरेंस था। इंटरवल बड़ा होने की वजह से हमें क्या मिला, x की 2 वैल्यू मिली लास्ट में जाके। इनमें से एक लोकल मिनिमा थी और दूसरी लोकल मैक्सिमा थी। एक पर हमने लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली और दूसरी पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से निकाला जाता है। अब इसका जो 5th पार्ट है ना, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब बचे हुए हैं 3, 6th, 7th और 8th। इन तीनों में से एक मैं आपको अभी करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8th पार्ट इसका लिख दिया है। तो इसमें भी मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता लगाना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे f'(x). आप इसका डिफरेंशिएशन कई अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप इन्हें 2 फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। दूसरा, इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा वही रहेगा कि आप इसमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करें। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को तो हम ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसे हम √x मान लेंगे और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। इसके बाद क्या है कि जिसको हमने x माना उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है उसके अंदर। अगली बार सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन और जिसको x मानना था उसका भी कर दिया। फिर सेकंड ऐसे ही रखा और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा सॉल्व होगा अभी, तो माइनस का x अपॉन 2√1 - x आ जाएगा और प्लस √1 - x। इसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम है वो आएगा 2√1 - x, 2√1 - x। तो ऊपर तो माइनस का x ही आ जाएगा, लेकिन ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 - x हो जाएगा, क्योंकि √a की √a में मल्टीप्लाई करके a आ जाएगा। इसके बाद -x प्लस 2 - 2x अपॉन 2√1 - x। इसके बाद 2 तो ऐसे ही रहेगा, -2x और -x मिलकर हो गए -3x अपॉन 2√1 - x। तो ये हमारा काफ़ी हद तक f'(x) जो है वो निकल चुका है। अब हर बार की तरह से इसे 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो f'(x) को हमने 0 के इक्वल रख दिया है। अब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है 0 में इंटू होकर 0 बन जाएगा। तो 2 - 3x = 0। फिर 3x उधर जाके प्लस का हो जाएगा और फिर 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 2/3 = x। x की एक ही वैल्यू मिली। अब या तो ये लोकल मिनिमा होगी या लोकल मैक्सिमा होगी, और इसके लिए हमें f'(x) निकालना पड़ेगा और उसमें इस वैल्यू को रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो चलते हैं अगले पेज पर।
तो ये हमारा एफ डैश एक्स है और इससे हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, एफ डबल डैश एक्स। तो अब क्या है ना, इसमें हम वो लगाएंगे कोशेंट रूल। इसका जो 2 है ना उसको तो साइड में कर लेते हैं और इतना जो हिस्सा है डी ओवर डी एक्स उसका करेंगे 2 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का। तो ये बाहर 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, 1 माइनस एक्स, फिर डिनोमिनेटर ऐसे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो 2 का तो 0 हो जाएगा और माइनस 3x का क्या हो जाएगा 3 भाई, क्योंकि x का 1 हो जाएगा ना तो माइनस 3 तो बचेगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस लगेगा, न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स को हम अंडर रूट एक्स मानते हुए चलेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ, अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 अंडर रूट एक्स आता है। तो ये अंडर रूट एक्स था, इसका डेरिवेटिव निकल कर आया 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हमने जिसको x माना था उसका करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा -1, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को पहले ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये सीधा इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस एक्स बचेगा, साथ में बचेगा माइनस का 3 और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 माइनस 3x रह जाएगा। एक गड़बड़ और हो गई मेरे से, ये जो 2 है ना ये भी वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो ये आएगा फाइनली, ठीक है। और ये जो ऊपर हमने एलसीएम लिया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये नीचे इसके साथ आ जाएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसका 1 माइनस एक्स बचेगा। ऊपर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स और आ गया जो हमने एलसीएम लिया था ऊपर वो। तो ऊपर का तो मैंने सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई वगैरह करके। नीचे क्या है ना कि ये दोनों सेम ही है, बस इनकी पावर अलग अलग है। इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर हाफ है। तो 1 और हाफ मिलकर 1.5 बना देंगे। 1 माइनस एक्स की पावर 1.5 यानी कि 3/2। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ये हमें मिल चुका है। अब हमें x की वो वैल्यू रखनी है जो पिछले पेज पर हमने निकाली थी। एक बार देख लीजिए उस वैल्यू को। ये x की वैल्यू है 2/3। इसका ही तो चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो इस वैल्यू को इन दोनों x की जगह रखते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। हम निकाल रहे हैं एफ डबल डैश एक्स। तो जहाँ जहाँ भी x था वहाँ सब जगह 2/3 आ चुका है। एक बार फिर देखिए ज़रा, ये हमारा फंक्शन था तो 2 जगह x था, दोनों जगह पर हमने क्या रख दिया है 2/3 रख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 जाके ऊपर तो बचेगा माइनस का 2 और नीचे 3 में से 2 गया तो 1/3 की पावर कितना आ गया 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली ये माइनस का और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, हमें केवल इसका साइन देखना है जो कि लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। देयरफॉर x = 2/3। अब ये तो डिसाइड हो गया कि x = 2/3 जो है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, क्योंकि इस पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई है, लेस देन 0 आई है। अब इसको अपने फंक्शन में पुट करके लोकल मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है, x की जगह पर 2/3 रख के लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 2/3√3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई। तो ऊपर आया 2√3 और नीचे √3 की √3 में होकर 3 आ जाएगा और 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो हमारा ये फंक्शन था, प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली। अब ये पता लगाना था कि ये x की वैल्यू लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। तो हमने क्या किया, अपने फंक्शन का दोबारा से एफ डैश एक्स तो निकल ही गया था, अब दोबारा से हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डबल डैश एक्स निकाला जो कि काफ़ी बड़ा था। लेकिन अगर ये आपको बड़ा लग रहा है ना तो अभी इंतज़ार करिए, इससे बड़े बड़े और आएंगे। तो एफ डबल डैश एक्स जो है हमारा ये निकल कर आया। अब हमने इन दोनों x की जगह पर अपना वो पॉइंट इसके अंदर पुट करा 2/3। तो पता चला कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब x = 2/3 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। अब इस पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट करके
यहाँ पर पुट करके हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी है, जो निकल कर आई है 2√3/9। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें प्रूव करना है कि जो 3 फंक्शन नीचे लिखे हुए हैं इनमें से किसी का भी ना तो मैक्सिमा पॉसिबल होगा ना मिनिमा पॉसिबल होगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से, f(x) = e⁻x। तो हर बार की तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f'(x) आ जाएगा। और e⁻x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। और फिर जब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकती। आप ज़रा इस ग्राफ को देखिए, क्लास 11th का ग्राफ है। क्लास 11th में सप्लीमेंट्री में दिया गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन कभी भी ये फंक्शन 0 को टच नहीं करेगा। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। मतलब आगे जाके 0 के बहुत पास आ सकता है, लेकिन ये 0 को कभी भी टच नहीं कर सकता। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलेगी, और x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हमें ना तो लोकल मैक्सिमा मिल सकता है और ना ही लोकल मिनिमा मिल सकता। तो हमने यहाँ पे पूरी डिटेल लिख दी है कि बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर एज्यूम 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट बिलोंग्स टू R। C का मतलब एनी पॉइंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। मतलब कि x की किसी भी वैल्यू के लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करती होगी f'(c) 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये C लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल नहीं होगा। चलिए खैर, ये हमारा दूसरा सवाल है। यहाँ भी हमें साबित करना है कि इसका भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह से हमारा जो फंक्शन था, सबसे पहले हमने उसका डिफरेंशिएशन किया। अब हम क्या करेंगे कि इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट g'(x) = 0। आपको ये तो पता ही होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से ये देखिएगा कि x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये पूरा कभी 0 के इक्वल हो सकता है। मान लो कि सबसे पहले हमने x की जगह 0.1 रख दिया, ठीक है। तो 0.1 रखने से क्या होगा कि ऊपर 10 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है। और x की जगह अगर तुमने 0 रख दिया तो उससे क्या होगा कि अनडिफाइंड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पे कुछ भी रख के देख लो, x की जगह कभी भी तुम्हें 0 तो मिलने वाला है नहीं, कभी भी तुम्हें 0 नहीं मिलेगा। यानी कि 1/x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे भी फिर से सारी डिटेल लिख दी है कि 1/x जो है ना, कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता। x की सभी वैल्यू जो रियल नंबर से ली जाएंगी, 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हमने लिखा कि देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट बिलोंग्स टू R सच दैट f'(c) = 0। ये जो C होता है ये किसी भी उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो क्योंकि f'(c) कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए इस फंक्शन की भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किए हैं, दोनों के ग्राफ यहाँ पे है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। कितना ऊपर तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते, कितना आगे तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो ना तो मिनिमा पॉसिबल है ना मैक्सिमा पॉसिबल है। ऐसे ही ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसमें भी कहाँ तक आगे जा सकता है, कहाँ तक नीचे जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इसका भी मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल नहीं होगा। तो ग्राफ में तो खाली हम देख के ही बता सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन आपने देख ही लिया किस तरीके से करेंगे। अब आखिरी पार्ट और बचा, उसे भी देख लीजिए। इस सवाल को देखिए ज़रा। तो सबसे पहले तो हर बार की तरह से वही काम करना पड़ेगा, h'(x) डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 3x² + 2x और +1, और 1 का क्या हो जाएगा 0। इसके बाद अगर आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि 3 के ऐसे फैक्टर करने होंगे 2 आ जाए। तो 3 के ऐसे फैक्टर ना हो नहीं सकते कि 2 आ जाए। अगर होंगे भी तो ये वाले होंगे 3 × 1 = 3, 3 - 1 2। अब यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है जबकि इधर प्लस है। आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में कि अगर यहाँ प्लस है तो इनके बीच में भी प्लस होना ज़रूरी है।
तो यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम सीधे ही इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 3x² + 2x + 1 = 0। अब आगे अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो लग नहीं सकता। अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो साइड में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, माइनस का b प्लस माइनस √ b² - 4a और c, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, a b c क्या होते हैं। 2a की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 = 0। अब क्या है कि माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस √ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 3 जा 12 अपॉन 3 2 जा 6 = 0। तो इसको सॉल्व करके हमें मिला √-8 अपॉन 6। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको अंडर में एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, जिसको आप इस तरीके से लिख देंगे √8 आयोटा अपॉन 6 = 0। अब ये जो नंबर है ना, आयोटा आने की वजह से ये नॉट रियल है, मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजनरी नंबर हो चुका है। अब एक इमेजनरी नंबर एक रियल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, क्योंकि 0 तो एक रियल नंबर है और इधर जो हमें मिल रहा है वो क्या है, कि इमेजनरी नंबर है। तो इमेजनरी नंबर रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के किसी भी वैल्यू के लिए ये पूरा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो रियल नहीं है, वो इमेजनरी वैल्यू है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर भी नहीं निकल पाएगी। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, x की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन ऐसी वैल्यू मिली है जो रियल नहीं है। अब रियल वैल्यू क्योंकि मिल नहीं रही है x की, तो इसका मतलब इस फंक्शन का भी मैक्सिमम मिनिमा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने वही सारी चीज़ें लिख दी हैं, क्योंकि ये जो नंबर हमें मिला है ये रियल नंबर नहीं है, और तो फिर ऐसा कोई पॉइंट c एग्जिस्ट नहीं करेगा कि h' जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब इसका भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगले लेक्चर में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।